नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैथ का 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जो 17 फरवरी को दोस्तों आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 30 में से दोस्तों 30 में से 20 प्रश्न जो होगा वो 17 फरवरी 2022 को दोस्तों पेपर में जाकर छपने वाला है। ठीक है, 100% दोस्तों यही रहेगा, इसलिए आप इस हमारे साथ वीडियो में 1 से लेकर 30 तक सभी प्रश्नों को आपको मैं काफ़ी बेसिक से समझाऊंगा। आप हमारे साथ 1 से लेकर 30 तक प्रश्न तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न दोस्तों आपको माइंड में हम फिट कर देंगे, काफ़ी शानदार तरीके से आपको हम समझाएंगे। ठीक है, बस वीडियो को आपको पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है। तो आइए हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, यदि tan थीटा इक्वल टू √3 कॉमा तब सेक थीटा होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न ध्यान से समझिएगा। कहता है यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तब सेक थीटा होगा। तो देखिए दोस्तों इसको इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा लिख दिए जैसे लिखा हुआ था उसी तरह से, और √3 की जगह पर दोस्तों क्या हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान दोस्तों √3 होता है। तो लिख सकते हैं √3 की जगह पर tan 60 डिग्री, कोई दिक्कत। और यहाँ से tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर दोस्तों हमारे यहाँ से 60 डिग्री निकल गया। आपको सेक थीटा का दोस्तों क्या होगा पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से हम सेक लिख लेते हैं और थीटा की जगह पर दोस्तों कितना धर देंगे, 60 डिग्री रख देंगे, क्योंकि थीटा के बराबर अभी ना हम 60 डिग्री निकाल कर लाए हैं। और दोस्तों सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान दोस्तों 2 होता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए ax² प्लस में दोस्तों bx प्लस में c, ये दोस्तों द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान ज्ञात करें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए आप ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पे दोस्तों कौशिक 31 डिग्री इसी तरह से लिख दिए, और माइनस लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखिए सेक 59 डिग्री लिखा हुआ है, तो सेक 59 डिग्री दोस्तों क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस दोस्तों 90 डिग्री माइनस 31, क्योंकि 90 माइनस दोस्तों 31 कीजिएगा तो आपको कितना 59 आ जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आगे हंस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पे कौशिक कितना है 31 डिग्री, और माइनस में देखिए सेक 90 माइनस थीटा दोस्तों क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा दोस्तों कौशिक थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कौशिक थीटा के यहाँ पर कितना 31 डिग्री, तो यहाँ पे 31 डिग्री लिख देंगे। और देखिए कौशिक 31 डिग्री माइनस कौशिक 31 डिग्री दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे हम सेक 59 डिग्री को चेंज किए हैं, आप कौशिक यहाँ पे 31 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर, 6 + √2 एक कैसी संख्या है। दोस्तों आपको बताना है कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 6 + √2 को दोस्तों हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जिसको हम p/q के रूप में दोस्तों नहीं लिख सकते हैं वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, 2, 7, 12, ... का 10वां पद ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसा प्रश्न तो आपको प्रत्येक साल पूछा जाता है दोस्तों। 2022 बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी दोस्तों ये प्रश्न रहेगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए कहता है 2, 7, 12, ... का 10वां पद ज्ञात करें। तो देखिए Tn बराबर दोस्तों हमारा फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर हमारा फार्मूला होता है a + n-1 और इंटू में दोस्तों क्या होता है, डी होता है। ये दोस्तों हमारा Tn बराबर फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमको यहाँ से निकालना है
T10 यानी कि T10 हमको यहाँ से निकालना है दोस्तों, ठीक है। T10 हमको यहाँ से निकालना है। अब प्रथम पद देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ए मतलब दोस्तों प्रथम पद हुआ, यहाँ पे देखेंगे प्लस, और दोस्तों एन कितना दिया हुआ था, एन दोस्तों हमारा यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 माइनस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए डी निकालना है हमको दोस्तों, डी यानी कि दोस्तों कॉमन डिफरेंस जिसको हिंदी में सार अंतर बोलते हैं, उसको डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर फार्मूला होता है, आपको इसको याद रखना है, T2 माइनस दोस्तों T1 होता है डी बराबर, ठीक है। तो यहाँ से डी निकाली तो T2 हमारा कितना 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, T1 कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और डी बराबर निकालेगा तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों डी बराबर 5 आ गया। अब आगे यहाँ से हमको T10 निकालना है, आगे करते हैं। यहाँ से 2 लिख लेंगे और यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 10 माइनस 1 की जगह कितना 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ से करेंगे T10, यहाँ से 2 पहले गुना करना है, ठीक है। तो 9 पचे 45, 45 हो जाएगा। अब देखिए T10 दोस्तों हमको यहाँ से निकल कर आ जाएगा, 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 2x² + 8x + 1 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा + 4 बीटा ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर 2x² प्लस में 8x + 1 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो आपको 4 अल्फा + 4 बीटा आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 4 दोस्तों इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ दोस्तों हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, अल्फा बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, बीटा बचेगा, ठीक है। अब देखिए आगे दोस्तों अल्फा + बीटा बराबर, ठीक है, अल्फा + बीटा बराबर दोस्तों हमारा फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। अब देखिए x² के आगे जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और x के आगे कोफिशिएंट होता है जो b होता है, कांस्टेंट जो होता है वो c होता है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से अल्फा + बीटा निकालते हैं, और देखिए हमारा यहाँ पे दोस्तों b कितना है, तो b दोस्तों 8 है, तो यहाँ पे माइनस फार्मूला में था तो लिख के यहाँ पर 8 लिख दिए b की जगह पर, ठीक है। और ये कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ से काटिएगा तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा + बीटा बराबर दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत, तो यहाँ तक समझ गए दोस्तों कि अल्फा + बीटा बराबर हमारा कितना आ गया, -4 आ गया। तो अब देखिए यहाँ से आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, और अल्फा + बीटा के जगह पर हम कितना रख देंगे, -4 रख देंगे। अभी निकाल कर लाएं यहाँ पे सामने, और यहाँ से गुना कीजिएगा तो 4 × 16 माइनस प्लस दोस्तों क्या होता है, माइनस होता है। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे -16 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न में हम देख लेते हैं। cot θ = 3/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए tan cot θ लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, cot θ बराबर हमारा फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो b बटा दोस्तों p होता है, ठीक है। तो b बटा p लिख दिए, अब बराबर में क्या है 3/4 है, तो 3/4 इसी तरह से लिख दिए। अब tan स्क्वायर थीटा का दोस्तों मान ज्ञात करना है, तो देखिए tan θ बराबर फार्मूला क्या होता है, तो tan θ बराबर फार्मूला दोस्तों p बटा b होता है, ठीक है। यही दोस्तों हमको, और यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है इस तरह से, तो स्क्वायर यहाँ पे चढ़ा देते हैं, यही हमको फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों हमारा p कितना दिया हुआ है, p 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। और b कितना है, b दोस्तों 3 है, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे, और इसका स्क्वायर कर देंगे, बस हमारा आंसर आ गया। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ गया 16/9, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, और 30 में दोस्तों 15 से 20 प्रश्न जो होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा दोस्तों, जो आपको 17 फरवरी को होने वाला है फाइनल बोर्ड परीक्षा, वो पेपर में जाकर दोस्तों हूबहू जाकर ये प्रश्न टपकेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, एक प्रश्न भी दोस्तों आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको प्रत्येक प्रश्न को काफ़ी बेसिक को ध्यान रखते हुए दोस्तों शानदार तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि एक बार में दोस्तों आपको माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। बस वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप देखिए, ठीक है। देखिए 8 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कहता है कि यदि घन का एक भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात करें। वाह वाह, क्या ललन टॉप प्रश्न है दोस्तों, समझिएगा। देखिए कहता है यदि घन का एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करें। तो दोस्तों हमारा पहले आपको बता दूं कि घन का दोस्तों जो हमारा आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन का जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, भुजा क्यू होता है। तो भुजा क्यू यहाँ पे हम लिख दिए, कोई दिक्कत। अब आगे समझिएगा, घन का आयतन दोस्तों पता चल गया कि भुजा क्यू है,
और हमको दोस्तों घन का एक भुजा कितना 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब बस अब यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर रख देंगे भुजा की जगह पे, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे रख देते हैं। स्क्वायर इसी तरह से, स्क्वायर नहीं दोस्तों क्यू है, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, तो क्यू लिख दिए। अब कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए 3 सेंटीमीटर का क्यू करना है दोस्तों, यानी कि 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर 3 बार लिखना होगा तब ना क्यू होगा। और यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3 बार गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। यानी हमारा इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है 27 सेंटीमीटर क्यू हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भूल से भी दोस्तों एग्जाम में गड़बड़ में हड़बड़ नहीं कीजिएगा, ऑप्शन ए में भी 27 लिखा हुआ है, ये वाला टिक नहीं लगाइएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, और सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, सेंटीमीटर क्यू होगा, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कई बार गुना किए, 3 बार ना गुना किए, तो 3 बार गुना तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यू ना होगा। समझ में आ रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी गलतियों को दोस्तों आपको सुधारना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। कहता है संभव घटना और असंभव घटना का प्रायिकता के योग कितना होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आपको संभव घटना का दोस्तों प्रायिकता कितना होता है पहले ये बताइए। तो 1 होता है दोस्तों संभव घटना का प्रायिकता, अब प्लस असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है 0 होता है। तो दोनों का योग पूछा गया है दोस्तों, तो दोनों का हम यहाँ पे योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी हमारा इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। cos 1 डिग्री इंटू में cos 2 डिग्री इंटू में cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री इक्वल टू भाट। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर cos 90 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है 0 होता है। ठीक है, और देखिए इधर दोस्तों कुछ भी मान होगा और सब गुना में है दोस्तों। ठीक है, सब क्या में है गुना में, और हमारा cos 90 डिग्री का मान 0 हो गया, तो इस सब को दोस्तों क्या कर देगा 0 कर देगा। ठीक है, इधर कुछ भी मान होगा दोस्तों, ठीक है, और सब गुना में है, तो हमारा cos 90 डिग्री का मान यहाँ पे 0 हो गया, तो दोस्तों सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, क्योंकि सब गुना में है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो ये तो बउआ वाला प्रश्न है, आपको बहुत बार पहले भी हम बताए हैं। आपको बताना है कि वृत्त के क्षेत्रफल का दोस्तों सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। दोस्तों अगला प्रश्न जो है हमारा 12 नंबर है, कहता है कि यदि सेक ए इक्वल टू 13/12 हो तो कॉट ए बराबर है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ऐसा प्रश्न आपके प्रत्येक साल दोस्तों क्वेश्चन बैंक उलट कर देख लीजिए, प्रत्येक साल दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। 2022 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों 100% पेपर में जाकर ऐसा प्रश्न छपेगा ही छपेगा। इसको आपको पूरी अच्छे तरीके से समझना है और बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, देखिए कहता है कि सेक ए इक्वल टू दोस्तों 13/12 हो। ठीक है, तो देखिए सेक ए बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है एच बटा दोस्तों बी होता है। अब बराबर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 13/12, तो 13/12 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको कॉट ए का दोस्तों यहाँ से मान निकालना है, तो कॉट ए बराबर दोस्तों जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो बी बटा पी होता है। ये दोस्तों आपको यहाँ से निकालना है, बी बटा पी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आगे देखिएगा, तो हमको बी बटा पी दोस्तों निकालना है। तो अब यहाँ से दोस्तों हमको देखिए बी बटा पी निकालना है, तो हमको बी मालूम है दोस्तों। ठीक है, बी हमको मालूम है मगर पी मालूम नहीं है, तो पी मालूम कहाँ से करेंगे, तो देखिए एच दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से पी मालूम नहीं कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों ये क्या होता है पी स्क्वायर प्लस में होता है बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर और प्लस में दोस्तों क्या होता है बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए एच हमारा कितना दिया 13, तो 13 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 169, तो 169 यहाँ पे लिख देंगे। अब पी तो हमको निकालना ही है ना, तो पी स्क्वायर यहाँ पर इसी तरह से रहने देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से प्लस लिखेंगे, अब बी देखिए कितना 12 दिया हुआ, तो 12 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा दोस्तों 144 हो जाएगा, तो 144 कर लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब देखिए यहाँ से हम पी स्क्वायर इधर लिख लेंगे, और यहाँ पे देखिए इसको दोस्तों बराबर के ई साइड हम लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 144 को दोस्तों बराबर के उस साइड भेज दिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से 169 में से दोस्तों माइनस 144 करेंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, 25 इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे करिए, देखिए पी स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना है
25 है, ठीक है। अब p बराबर निकालेंगे तो देखिए स्क्वायर को दोस्तों बराबर के उस साइड अगर जो भेजते हैं तो अंडर रूट चढ़ जाता है, तो इस तरह से अंडर रूट चढ़ा दिए और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों p बराबर हमको कितना आ गया 5। आपको क्लियर हो गया होगा पूरे अच्छे तरीके से। तो देखिए b हमको पहले से मालूम था कि 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब p हम अभी कितना निकल कर लाएं 5 निकल कर लाएं, तो दोस्तों यहाँ से हमको cot थीटा वाला फार्मूला जो होता है b बटा p होता है, तो b बटा p दोस्तों यहाँ से हम निकाल लिए। तो हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12/5, ठीक है। आई होप ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपके प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2022 में भी दोस्तों ये प्रश्न आएगा, 100% आएगा दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। इसलिए इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए पहले आपको क्वाड्रेंट बताते हैं, इस तरह से दोस्तों होता है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है प्लस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। और देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है माइनस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों उसमें माइनस कॉमा माइनस होता है, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है प्लस कॉमा माइनस होता है। इसको आपको याद कर लेना है, इस तरह का प्रश्न आपको कभी भी नहीं छूटेगा। देखिए कहता है बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। तो -3 और -5 दोनों के आगे साइन दोस्तों माइनस है, तो किस में है तृतीय पाद में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पे 14 नंबर है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो भुजाओं का अनुपात होगा। देखिए दोस्तों इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब दो त्रिभुज दोस्तों समरूप होंगे, ठीक है, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफलों का अनुपात, और जब आपसे पूछेगा कि भुजाओं का अनुपात बताइए, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा दोस्तों उसका वर्गमूल कर दीजिएगा, आपका दोस्तों क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो 4:9 दोस्तों जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब दोस्तों दो त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है, और आपको भुजाओं का दोस्तों अनुपात दिया हुआ रहेगा और क्षेत्रफल का अनुपात जब आपसे पूछेगा तो जो भुजा का अनुपात दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा दोस्तों, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। और दोस्तों आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अगर जो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए दोस्तों एक वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाता हूं दोस्तों। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें दोस्तों, क्योंकि आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेशन मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, क्योंकि और भी हम आपको मैथ का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों करवाने वाले हैं। तो जल्द आप सब्सक्राइब कर ले ताकि हम वो वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। चलिए देखते हैं हम 15 नंबर प्रश्न समझते हैं। कहता है यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए कहता है एक वृत्त की परिधि दोस्तों 2 पाई लिखा 2 पाई से दोस्तों बढ़ाकर 4 पाई कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए मानिए दोस्तों हमारा जो पहले वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि दोस्तों 2 पाई r होता है, ठीक है। अब वृत्त का जो परिधि पहले हमारा कितना था 2 पाई था, तो यहाँ पर बराबर में क्या लिख लेंगे 2 पाई लिख लेंगे। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो r बराबर दोस्तों कितना है 1 है, तो r बराबर 1। और दोस्तों हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर होता है। तो देखिए हमारा r दोस्तों यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई केवल हो जाएगा ना। यानी दोस्तों जब वृत्त का परिधि 2 पाई था तो हमारा क्षेत्रफल कितना आया है, पाई आया है, ठीक है। अब देखिए बढ़ाकर 4 पाई कर दिया गया है वृत्त का परिधि की, तो हमारा दोस्तों वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है, बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 4 पाई, तो यहाँ पे 4 पाई लिख देंगे। अब पाई से पाई कैंसिल आया, 2 दूनी के 4, यानी दोस्तों r बराबर कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। हमारा दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। और देखिए हमारा r दोस्तों यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा
4 पाई हो जाएगा। यानी दोस्तों जब वृत्त का परिधि 2 पाई था तो हमारा क्षेत्रफल कितना था, पाई था, और जब वृत्त को परिधि बढ़ाकर 4 पाई कर दिया गया तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई हो गया। यानी दोस्तों कितना गुना बढ़ रहा है, तो 4 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, 4 गुना बढ़ रहा है, तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा 4 गुना होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर। मूल बिंदु दोस्तों, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो 0,0 होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। 1 + tan स्क्वायर ए, अब बाई में लिखा हो दोस्तों 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू भाट। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर दोस्तों हमारा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब बाई में लिखा हुआ है 1 + cot स्क्वायर ए, तो 1 + cot स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है दोस्तों कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ से आगे कीजिएगा, तो देखिए सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटा दोस्तों 1 बटा कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब बाई में दोस्तों कॉसेक स्क्वायर ए जो लिखा हुआ है इसको हम दोस्तों 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, देखिए सेक ए को दोस्तों हम 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस तरह से लिख दें। अब इसको यहाँ से दोस्तों पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए पलटते हैं 1 बटा दोस्तों यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर ए है। ठीक है, और यहाँ से इसको पलटिएगा तो क्या साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा आएगा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बाई में दोस्तों आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और दोस्तों साइन ए बाई में कॉस इक्वल टू दोस्तों tan ए फार्मूला होता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। मगर देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और बाई में कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर दोस्तों tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है दोस्तों साइन ए बाई में कॉस इक्वल टू tan ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था दोस्तों, साइन स्क्वायर ए बाई में कॉस स्क्वायर ए था, तो यहाँ पर भी tan स्क्वायर ए हो गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब हम 18 नंबर प्रश्न। कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 12 सेंटीमीटर दे दिया गया और इसकी ऊंचाई पूछा गया आपसे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है √3 बाई में 2 और इंटू में दोस्तों क्या होता है इंटू में भुजा होता है। ये दोस्तों समबाहु त्रिभुज का दोस्तों ऊंचाई निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सब निकालते हैं। यहाँ √3/2 लिखा हुआ है और भुजा कितना दिया हुआ 12, यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ से काटिएगा तो कितना 6 टाइम में कट जाएगा। यानी दोस्तों हमारा 6 दोस्तों इंटू में √3 आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में दिया हुआ है बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। tan स्क्वायर थीटा का मान है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भूल के भी दोस्तों जब आएगा तो भूल के एग्जाम में tan 60 देखिएगा और √3 मार दीजिएगा। ये गलती कभी नहीं कीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी इस गलती को कर देते हैं। देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो tan 60 डिग्री का तो मान √3 होता है, बिल्कुल सही है। अगर स्क्वायर लिखा हुआ है ना तो इस पर स्क्वायर इस तरह से चढ़ा हुआ है, तो यहाँ से स्क्वायर √ कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा केवल क्या 3। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी गलती दोस्तों आपको सुधार करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि प्रकृत संख्याओं का योग बराबर जो फार्मूला है तो वो क्या होता है। यानी कि दोस्तों क्या होता है प्रकृत संख्या का योग बराबर फार्मूला, तो n × n+1 बाई में दोस्तों 2 होता है। ये फार्मूला होता है, आपको इसको याद रखना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है n × n+1 बाई में 2, आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग है। दोस्तों अभी आपको बताएं प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फार्मूला क्या होता है, तो n × n+1 और बाई में दोस्तों 2 होता है। तो यहाँ से दोस्तों हम प्राकृत 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे ये फार्मूला पर। तो n कितना है 100 है, तो यहाँ पे हम 100 रखेंगे।
n+1 करना है, यानी कि दोस्तों 101 हो जाएगा। अब बट्टा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से काटिएगा दोस्तों तो कितना टाइम में कट जाएगा 50 टाइम में कट जाएगा। अब यहाँ से 50 इंटू दोस्तों क्या कर लेना है 101 कर लेना है। तो 50 इंटू 101 कीजिएगा तो 5050 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको बताना है दोस्तों कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, यानी कि मसा। तो दो क्रमिक सम संख्या यानी कि दो क्रमिक मतलब हुआ ना कि दो लगातार, क्रमिक मतलब लगातार होता है। तो दो लगातार यानी कि दोस्तों देखिए 2 और 4, ये दोस्तों दो लगातार सम संख्या है। ठीक है, इसका आपको एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ इसका निकालिए, 2 से यहाँ पे लगाइएगा तो कितना 2 टाइम में लगेगा, तो यहाँ पर कितना देगा 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दो क्रमिक सम संख्या हम 2 और 4 लिए हैं, आप 4 और दोस्तों 6 भी ले सकते हैं, आपका एचसीएफ जो है 2 ही आएगा। देखिए कैसे, यहाँ 4 और 6 लगाइए एक टाइम में कितना 4 आएगा, यहाँ पर कितना उतरेगा 2 उतरेगा, फिर यहाँ से 4 उतरेगा, फिर यहाँ से लगाइएगा 2 टाइम में, तो यहाँ पर कितना देगा 4 है, यहाँ से कट जाएगा, तो हमारा कितना 2 एचसीएफ इसका फिर से आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्नों का आप अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा अपने घर में बैठ के, ताकि जो आपका तैयारी का प्रिपरेशन है दोस्तों वो अच्छा से हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर जो आपका टारगेट है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड पे हम लाना है, तो आपको मेहनत करना होगा बाबू। ठीक है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है। ठीक है, वो पल जो होगा आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा दोस्तों। जब गाँव मोहल्लों में चलिएगा तो आपके माता पिता जब आस पास में घूमेंगे तो जब बोलेंगे कि इनका बेटा या बेटी का इतना मार्क्स आया है, इतना मार्क्स आया है, तो वो पल जो आप सुनिएगा ना वो आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा। ठीक है, उसके लिए आज आप हर चीज़ को त्याग कीजिए और कॉन्सेंट्रेट माइंड को कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अभी का दोस्तों आपका एक एक मिनट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक मिनट भी समय को बर्बाद नहीं कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। हमसे जितना मेहनत होगा बाबू आपके लिए करने के लिए तैयार है, आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए, बशर्ते आपको मन से पढ़ाई करना है, समय को बर्बाद भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 23 नंबर प्रश्न को। कहता है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो दोस्तों रैखिक समीकरण में चर के घात की जो संख्या होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब पूछेगा कि द्विघात समीकरण में चर की घात की संख्या होती है तो 2 होती है, और जब पूछेगा कि त्रिघात समीकरण में चर की घात की संख्या होती है तो 3 होती है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर। यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू कितना दे दिया है 90 डिग्री दे दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस b हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से cos a बराबर आपसे पूछा गया था, तो cos यहाँ से हम निकालते हैं। a की जगह पर दोस्तों जो निकाल के लाए हैं यहाँ पे हम रख देते हैं, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों b हो जाएगा। ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, और थीटा के ऊपर कितना है b है, तो यहाँ पे b लिख देंगे, यानी दोस्तों साइन बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 25 नंबर है। कहता है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 इंटू √3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न को आपको बेसिक से मैं समझाऊंगा, आप इसको ध्यान से समझिएगा। कहता है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई दोस्तों 6 इंटू √3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए जो हमारा घन का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है √3 गुने में दोस्तों भुजा होता है। ठीक है, घन का दोस्तों विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है √3 गुने में भुजा। और दोस्तों हमारा यहाँ पे देखिए जो हमारा घन का विकर्ण की लंबाई है वो कितना दिया हुआ है 6 इंटू में दोस्तों √3 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भुजा बराबर हम निकाल लेंगे, तो भुजा बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर दोस्तों भुजा बराबर निकल गया। ठीक है, अब आपको क्या बताना है इसमें कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो हम भुजा तो अब निकाल लिए हैं, तो यहाँ से तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आसानी से अब निकल जाएगा। तो देखिए 6 यहाँ पर लिख लिए और भुजा स्क्वायर, तो यानी कि भुजा हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 6 का स्क्वायर करना होगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। और यहाँ से गुना कीजिएगा दोस्तों 6 गुने 36, तो 6 गुने 36 कीजिएगा तो कितना आएगा 216 सेंटीमीटर
स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 216 दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है। क्षेत्रफल निकाले हैं दोस्तों तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दोस्तों बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम छठा नंबर प्रश्न। छठा नहीं दोस्तों, ये हमारा 26 नंबर प्रश्न है। ठीक है, हम 26वां नंबर प्रश्न पहुंच चुके हैं। आपको बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है। तो गुणनफल निकालना है तो दोनों को हम यहाँ से गुना कर देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों कितना हो गया, 2 हो गया, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। तो दोनों के यहाँ से हम गुना कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये अगला प्रश्न दोस्तों 27 नंबर है। और दोस्तों इससे पहले भी हम मैथ का लघुत्तरीय प्रश्न का और ऑब्जेक्टिव का भी दोनों का बनाए हैं वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसमें देखिए। उस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी आसान भाषा में दोस्तों आपको बेसिक को ध्यान रखते हुए समझाएं हैं क्या, ताकि आपको एक बार में उसको आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर आप उसे देखें। देखिए 27 नंबर प्रश्न हमारा है, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, डी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर 2πr/n, ये आपको फार्मूला याद कर लेना होगा। ठीक है, देखिए व्यास दोस्तों हमको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और डिस्टेंस यानी दूरी दोस्तों यहाँ पे 176 मीटर दिया हुआ है, और आपको कहा कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कि दोस्तों आपको n निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमारा डिस्टेंस कितना है, 176 मीटर, तो यहाँ पर 176 मीटर लिख दिए, कोई दिक्कत। और यहाँ पे 2 लिख लेंगे इसी तरह से। अब पाई का मान दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, तो 22/7 लिख दिए। और देखिए व्यास दोस्तों हमारा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, त्रिज्या कितना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, क्योंकि दोस्तों व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर को दोस्तों यहाँ पर हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि देखिए बराबर की साइड मीटर में ना है ना, तो दोनों साइड हमको मीटर में कर लेना है। तो सेंटीमीटर में यहाँ पे है तो 100 से भागा देकर हम मीटर में इसको कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे एन दोस्तों इसी तरह से लिख दिए। अब यहाँ से एन हमको फाइंड करना है, तो बी बच्चे के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से काट लिए, और देखिए 22 से काटेगा तो ये 8 टाइम में कट जाएगा दोस्तों, यहाँ से 2 से काटेगा तो ये आपका 4 टाइम इधर कट जाएगा। और देखिए 7×5 35 हो जाएगा, और 35 को बराबर के उस साइड भेज देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, यानी कि एन बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 35 × 4 करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों एन बराबर हमको यहाँ से कितना निकल कर आ गया, 140। यानी कि दोस्तों कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो 140 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये प्रश्न बताना है कि साइन 90 माइनस ए किसके बराबर है, तो कॉस ए के बराबर है। ये फार्मूला है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, तो सार्व अंतर कहते हैं दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट दोस्तों हम डी से करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर लिखा, यदि 4 tan θ = 4 हो तो थीटा का मान है। आपको थीटा का मान दोस्तों यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 4 tan θ, तो यहाँ पे tan θ लिख लेंगे। tan θ ये 4 जो यहाँ पे गुना में दोस्तों, इसको बराबर के उस साइड अगर जो भेज देंगे तो यहाँ क्या भागा में आ जाएगा, यहाँ पे गुना में था तो बराबर की साइड भेजेंगे तो भागा में आ गया। और देखिए यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या, 1 बचेगा। यानी कि दोस्तों tan θ = कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, थीटा का मान निकालना है हमको, तो यहाँ tan θ इसी तरह से लिख देंगे। और देखिए 1 की जगह पर दोस्तों क्या हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान जो होता है दोस्तों 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ tan से tan कैंसिल, अब थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था ना कि थीटा का मान बताइए, तो थीटा का मान 45 डिग्री आ गया।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, देखिए बताना है कि 1,3,0,3,1,3 का बहुलक होगा। आपको दोस्तों इसमें बहुलक फाइंड करना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 0, बी में लिखा हुआ है 1, और सी में लिखा हुआ है 2, और डी में लिखा है 3। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे उसका कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर जो वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक आप कर दें। ठीक है, और इस वीडियो को दोस्तों आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें, ताकि सभी विद्यार्थी को दोस्तों जो मैथ का प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके। ठीक है, और अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा दोस्तों सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और हर हाल में दोस्तों 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में लाकर ही छोड़ना है। जितना मेहनत होगा दोस्तों उतना मेहनत करना है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है दोस्तों। तो आज उसके लिए मुझे पसीना बहाना होगा, और जितना मेहनत है पूरा झोंक दीजिए दोस्तों। दिन रात मेहनत कीजिए, एक एक मिनट जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए करने के लिए तैयार है। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिए।